साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए देश की नई पीढ़ी के लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है कि भारत के जिस संविधान का उन्हें निर्माता कहा जाता है, 26 नवंबर 1949 को उसके अधिनियमित व अंगीकृत होने के बाद 1952 में संपन्न हुए देश के पहले लोकसभा चुनाव में वे बुरी तरह से हार गए थे। उनकी यह चुनावी पराजय लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रही थी। दुर्भाग्य से बाबा साहेब की जयंतियों व निर्वाण दिवसों पर अनेकों समारोह आयोजनों के बावजूद हमारी नई पीढ़ी को उनके व्यक्तित्व के बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं है। उनके लिखे पढ़े और कहे पर भी या तो चर्चा भी नहीं होती है या खास राजनीतिक नजरिए से होती है। इस कारण उनका असली मंतव्य सामने नहीं आ पाता। कम ही लोग जानते हैं कि आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में बनी देश की पहली अंतरिम सरकार में वे विधि और न्याय मंत्री हुआ करते थे। बाद में कई मुद्दों पर कांग्रेस से नीतिगत मतभेदों के कारण उन्होंने 27 सितंबर 1951 को पंडित नेहरू की पत्र लिखकर मंत्रिमंडल से अपना त्याग पत्र दे दिया और अपने द्वारा 1942 में गठित जिस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन यानी अनुसूचित जाति संघ को स्वतंत्रता संघर्ष की व्यवस्थाओं के कारण ठीक से खड़ा नहीं कर पाए थे, उसको नए सिरे से मजबूत करने में लग गए। साथियों, 1952 का पहला आम चुनाव आया तो उन्होंने उप फेडरेशन के बैनर पर 35 प्रत्याशी खड़े किए, लेकिन उन दिनों देशवासियों में कांग्रेस के प्रति कुछ ऐसा कृतज्ञता का भाव था कि उनके सिर्फ 2 ही प्रत्याशी जीत सके। साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महाराष्ट्र की बंबई शहर उत्तरी सीट से चुनाव हार गए। उन दिनों की व्यवस्था के अनुसार इस सीट से 2 सांसद चुने जाने थे और दोनों कांग्रेसी चुन लिए गए। बाबा साहेब को 1,23,576 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी राजरोलकर को 1,37,1950 वोट। यह हार बाबा साहेब के लिए इस कारण कुछ ज्यादा ही पीड़ादायक थी कि महाराष्ट्र उनकी कर्मभूमि हुआ करती है। फिर साल 1952 में मई में लोकसभा के लिए हुए उपचुनाव में वे फिर खड़े हुए तो भी अपनी हार नहीं टाल सके, लेकिन इस शिकस्तों से उनके राजनीतिक जीवन पर इसलिए ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि उन दिनों बड़े नेता चुनाव की जीत हार को ज्यादा महत्व नहीं देते थे और उन्होंने अपनी नीतियों व विचारों को जनता के बीच ले जाने और प्रचारित करने के अवसरों के रूप में लेते थे। अलबत्ता बाद में बाबा साहब ने स्टेट काउंसिल में मुंबई को आवंटित 17 सीटों में से एक पर पर्चा भरा तो वहां से निर्वाचित हो गए थे। इस संदर्भ में यह जानना भी जरूरी है कि बाबा साहेब की इन्हीं हारों की बिना पर उनसे असहमत नेता व पार्टियां तर्क दिया करती थी कि उन्हें दलितों का नेतृत्व करने या उनकी ओर से बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि दलित तो उन्हें वोट ही नहीं देते हैं और वे उनके साथ होने के बावजूद महात्मा गांधी के पीछे एकजुट है। प्रसंगवश जिस संविधान के निर्माण में बाबा साहब ने अपना अविस्मरणीय योगदान दिया, पहले उसके लिए बनी संविधान सभा के सदस्यों में भी उनका नाम नहीं था। बाबा साहब के समर्थकों को यह बात ठीक नहीं लगी तो बंगाल के एक दलित सदस्य जोगेंद्रनाथ मंडल ने संविधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर उनकी सदस्यता का रास्ता साफ कर दिया। गौर करने की बात है कि बाबा साहब की ही तरह भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित नेहरू के अंतरिम सरकार में शामिल थे। 1952 के लोकसभा के आम चुनाव में उन्होंने जनसंघ के 94 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें से 3 को जीत हासिल हुई थी। वे स्वयं कलकत्ता दक्षिण पूर्व से और उनका एक उम्मीदवार मिदना झाड़ग्राम से जीता था। उन्हें तीसरी सीट राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से हासिल हुई थी। साथियों, बाबा साहब के समय में बहुजन दिग्भ्रमित थे क्योंकि कांग्रेस और दलित गांधी ने दलितों को गुमराह किया हुआ था। चाहकर भी बहुजन एक नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आज तो हर सुविधाएं मौजूद है। सोशल मीडिया के द्वारा दलितों को जागरूक करने का काम भी हो चला है। साथियों, हम सभी को बाबा साहब के कार्यों को आगे ले जाने की जरूरत है। जय भीम, नमो बुद्धाय।